नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम अवैध ड्रग्स से जुड़े कारोबार और उससे संबंधित कानून की बात करेंगे। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 दो मुख्य कानून हैं जो भारत में ड्रग्स संबंधी मामलों में लागू होते हैं। और इस कानून के मुताबिक नार्कोटिक ड्रग या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल या फिर साइकोट्रॉपिक पदार्थ का उत्पादन, पोजीशन, बिक्री, खरीदी, व्यापार, आयात, निर्यात और इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ मेडिकल या वैज्ञानिक कारणों से ही विशेष मंजूरियों के बाद ये संभव हो सकता है। प्रतिबंध को तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ सर्च, कुर्की और गिरफ्तारी का अधिकार भी एनडीपीएस एक्ट देता है। जांच एजेंसी ऐसे मामले में निजी या सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई कर सकती है और भारत के संविधान में आर्टिकल 47 के तहत राज्य को ड्रग्स नियंत्रण रोकथाम के लिए शक्ति मिली हुई है। ड्रग्स के नियंत्रण के लिए 3 श्रेणियों में ड्रग्स की चर्चा वर्तमान कानून में है। एक है एलएसडी, मैथ जैसे साइकोट्रॉपिक पदार्थ की श्रेणी है और दूसरी चरस, गांजे, अफीम जैसी नार्कोटिक ड्रग की तीसरी श्रेणी है मिश्रण वाले केमिकल पदार्थों की, जिसे कंट्रोल सब्सटेंस कहते हैं। तो ये थी बुनियादी जानकारी और ड्रग्स एक्ट से जुड़ी हुई कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता सत्यम राजपूत जी। और राजपूत जी, आपको ड्रग एक्ट से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही आपको बता दें, ये भी जानकारी दे दें कि अगर आपका ड्रग्स एक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं और सवाल सत्यम सिंह राजपूत, जो कि हमारे आज खास मेहमान हैं, उनसे इस बाबत सवाल पूछ सकते हैं। और हम आपको अपना फोन नंबर भी बता दें, 7065013841 और 8377009636। तो ड्रग सेवन को लेकर क्या कानून है, इस बाबत आप जानकारी ले सकते हैं। 2 टेलीफोन नंबर, 2 मोबाइल नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 7065013841, 8377009636। दोनों में से किसी एक नंबर को डायल कीजिए। और साथ ही ड्रग सेवन को लेकर कोई भी आपको अगर कानूनी सलाह चाहिए, किसी भी तरीके की राय चाहिए, कोई भी सवाल आपके जहन में है, तो इन दोनों में से किसी एक नंबर को डायल करके आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो सत्यम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर ये एनडीपीएस एक्ट है क्या एंटी ड्रग्स कानून आखिर किस तरीके के इसके प्रावधान होते हैं, क्या है इसके नियम? गुड इवनिंग मैडम जी। एक्चुअली जब हम एनडीपीएस की बात करते हैं तो ऐसे तो जैसे कुछ तो ड्रग्स ऐसे हैं जिसके बारे में सारे लोगों को पता है, जैसे गांजा, चरस, अफीम, इस तरीके की। बट देयर आर मोर देन 344 ड्रग्स, मतलब 344 ड्रग्स ऐसे हैं जो बैन है इंडिया में। हाँ। अभी जो ऑफिशियली, और जो बेसिकली हम जिस ड्रग्स की बात करना चाहते हैं, जिस ड्रग्स के लिए बेसिकली हम लोगों ने इसको प्रोग्राम को रखा है, उसमें आते हैं जो बेसिकली यूथ जिससे ज्यादा अफेक्टेड है। हीरोइन हो गया, ओपियम हो गया, मॉर्फिन हो गया, कैनबिस हो गया, कैनबिस रेसिन हो गया, कोका लीफ हो गया, कोकीन हो गया, मेथाडोन हो गया, पीएसपी हो गया एंड एलएसडी हो गया। ये जो सबसे ज्यादा सामाजिक जीवन के चलन में है, ये सारी चीजें ज्यादा है, जिसके पे आप अगर चाहे आप सुशांत सिंह का केस देख लीजिए, चाहे आप अलग अभी रिसेंट बहुत सारे डेवलपमेंट भी आए हैं एनडीपीएस में। तो अब इनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को लेकर के भी बड़ा बहस रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा बहस रहा। तो मिनिमम क्वांटिटी क्या है कि अगर हीरोइन है तो 5 ग्राम, ओपियम है तो 25 ग्राम एंड मॉर्फिन है तो 5 ग्राम एंड गांजा है तो 1000 ग्राम एंड चरस है, कैनबिस रेसिन है तो 100 ग्राम, ऐसे ही है सारे। इस केस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है जो इस स्मॉल क्वांटिटी के लिए है, वो 1 ईयर रिगुलर इम्प्रिजनमेंट है विद अ फाइन ऑफ 10,000 और बोथ, दोनों भी हो सकता है। लेकिन जब यही क्वांटिटी उस क्वांटिटी से बढ़ करके 250 ग्राम, 2.5 kg, 250 ग्राम, मतलब पर्टिकुलरली ऐसे आते हैं, जब उस स्मॉल क्वांटिटी को ये क्रॉस करते हैं तो वो पनिशमेंट चेंज होकर के 10 साल से 20 साल तक चला जाता है और साथ में 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या दोनों ही लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एनडीपीएस की तरफ में इन सारी चीजों का सबसे, जब हम बेसिकली जब हम एनडीपीएस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके टाइम पे, चाहे आप कोकीन को लेके ले लीजिए, ओपियम ले लीजिए, कैनबिस को लेकर के काफी सारे वो रहे हैं। तो इन
इन चीजों पे काफी अहम रहा है। एनडीपीएस के आने के साथ बहुत बदलाव भी आए जिससे इन चीजों पे कंट्रोल किया। एक तरीके से आप कह लो कि एनडीपीएस इट इज जस्ट लाइक ए गार्ड, इट इज शील्ड टू जस्ट प्रोटेक्ट द यूथ फ्रॉम द मिस यूजिंग द ड्रग्स। दिस इज ऑल इन वन ऑफ वी कैन एक्सप्लेन द एनडीपीएस। जी, लेकिन यहाँ सतपाल सिंह जी आपने कहा कि बहुत सारे ड्रग्स हैं जो बाकायदा बैन भी हैं, तो ऐसे में जो बैन ड्रग्स का अगर कोई इस्तेमाल करता है या अवैध तरीके के ड्रग्स रखने की बात सामने आती है तो फिर एक्शन किस तरीके से होता है, प्रोसीजर क्या होता है, उसको सजा किस तरीके की होती है? जी, जब मैम इसकी जब बात करते हैं प्रियंका जी, तो क्या है कि ये तो बेल प्रोविजन की बात करें, जैसे मैंने बताया कि जब आप क्वांटिटी होता है, जब क्वांटिटी की बात करते हैं उसमें एक आता है पर्सनल यूजेज एंड कॉमर्शियल यूजेज। पर्सनल यूजेज में पनिशमेंट कम है और कॉमर्शियल यूजेज में वो पनिशमेंट जो वो बढ़ करके 10 साल से 20 साल तक चले जाते हैं, जिसका अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी एक जजमेंट के रिगार्डिंग निकल के आया कि इसको कैसे डिसाइड किया जाए, क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाए, पर्पज के हिसाब से डिसाइड किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था कि क्वांटिटी हर टाइम मैटर नहीं करेगी बट पर्पज मैटर करेगा। अगर पर्पज ये होता है कि किस पर्पज के लिए हम कर रहे हैं तो वो पर्पज जो है उस चीज को डिफाइन करेगा अंडर एनडीपीएस और नॉट, एंड दैट विल डिसाइड द पनिशमेंट है, मतलब वो पनिशमेंट भी डिसाइड करेगा उसी हिसाब से। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़े रहिए सत्यम जी। और भी सवाल है एनडीपीएस एक्ट को लेकर और साथ ही जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि चरस गांजे अफीम को लेकर अक्सर सुनने में आता है कि नार्कोटिक ड्रग का क्या क्या मेडिकल यूज भी हो सकता है, इसके लिए भी रखा जा सकता है। ये सवाल का भी जवाब लेंगे उनसे। जी यहाँ पे सत्यम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बाकायदा इस बाबत जानकारी दे रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट क्या होता है और खासतौर पर जो अवैध ड्रग्स हैं उसके इस्तेमाल को लेकर भी किस तरीके की सजा का प्रावधान है, क्या प्रोसेस हो सकता है, उस बाबत जानकारी दे रहे हैं। लीगल हेल्पलाइन इस पर कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है ड्रग्स से संबंधित साथ ही एनडीपीएस एक्ट को लेकर तो आप सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी हो रहे हैं, दोनों में से किसी एक नंबर को आप डायल करके इस बाबत सवाल भी पूछ सकते हैं। सत्यम जी, अक्सर हमारे सुनने में ये आता है, ये कहा भी जाता है या फिर कई बार ये अफवाह भी हो सकती है, जैसा भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप इसे क्लियर करें ताकि हमारे दर्शकों को भी सही जानकारी इस बाबत मिल सके। ये चरस गांजा अफीम जैसे जो नार्कोटिक ड्रग को क्या मेडिकल यूज के लिए भी रखा जा सकता है? मेडिकल यूज के लिए डिफाइन किया गया है कि गांजा अफीम का तो बहुत ज्यादा ऐसा कोई मेडिकल यूज आता नहीं है, बट गांजा बेसिकली इसको कैनबिस बोलते हैं, तो इसका जो एक मेडिकल यूज है वो डिफाइंड है एक उस तरीके से और उसका एक प्रॉपर लाइसेंस होता है। आप उस तरीके उस प्रॉपर लाइसेंस के तहत ही इसको यूज कर सकते हैं। पर्सनल यूज का इसका कोई लाइसेंस नहीं है जिसके तहत आपको यूज कर सकते हैं। तो इसका एक मेडिकल लाइसेंस आता है जिसके तहत आप यूज किया जाता है और वो मेडिकल डिपार्टमेंट को मेडिकल फैक्ट्रीज में ही यूज हो सकती है, नॉट आउटसाइड ऑफ द मेडिकल फैक्ट्री। तो पहली चीज तो ये आती है। और इसमें अगर आप जब बात करें तो जैसे कुछ प्रोविजंस हैं, तो जैसे बेल के प्रोविजंस हैं, बेल किस यहाँ पे बेल दिया जाता है, ऐसे कुछ जैसे सेक्शन 37 एनडीपीएस का सेक्शन 37 इस बेल के प्रोविजंस की बात करता है और उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 42 एंड 50। ये सेक्शन उस प्रोविजंस की बात करते हैं कि किस तरीके से सेक्शन 42 बात करता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो क्या ये प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो अपने ऊपर के अधिकारी को इस बारे में जो एक सेक्शन 42 और 50 एक मैंडेटरी प्रोविजन है जब बात एनडीपीएस की आती है। और जब भी इस तरीके की चीजें होती है तो हमें सेक्शन 42 एंड 50 को मानना है, मतलब फॉलो करना ही पड़ता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो रूल को तो वायलेट करता ही करता है, मतलब एक्यूज के राइट को भी करता है वायलेट, अगर हम 42 और 50 को फॉलो नहीं करते हैं। जी, और ऐसे भी जो ड्रग्स की तस्करी होती है उसको लेकर भी क्या किस तरीके के नियम कायदे और क्या सजा होती है, साथ ही अवैध ड्रग्स रखने के जुर्म में क्या बेल के लिए भी प्रावधान है? जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि उससे रिलेटेड जो अवैध तस्करी से लेकर के हैं कि 10 साल से लेकर 20 साल तक की सजा वाली तो और इवन सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जज कोर्ट जो है अपने लिए से अगर बहुत ज्यादा चीजें उसका पर्पज देख करके उसमें डेथ पेनाल्टी का भी एक प्रोविजन था, जिससे अभी तो कई बार रिकंसिडरेशन होता है, बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें डेथ पेनाल्टी दिया जाता है, लेकिन ये इससे रिलेटेड जो पनिशमेंट है वो काफी रिगोरस होता है। उसमें किसी भी तरीके की कोई भी गुंजाइश नहीं होती कि नॉर्मलाइज वे में दिया जाए। जी,
और ये भी कहा जाता है कि आखिर एक्शन लेने का अधिकार किसके पास है। कई लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि आखिर अगर ड्रग्स को लेकर या अवैध ड्रग्स रखने की बात सामने आती है तो कहां पर शिकायत करें, किससे कहें, और सबसे अहम बात कि पुलिसिया कार्रवाई जो होती है वो किस तरीके से होती है। क्या वही सामान्य जो अपराध होते हैं वही एक प्रोसीजर है यहाँ पर, या फिर ये मानकर चला जाए कि जो इस तरीके के मसले हैं जो ड्रग्स से जुड़े हुए होते हैं उसमें कार्रवाई की जो दिशा है वो अलग होती है, या फिर पुलिस के पास जाने की जो दिशा होती है वो अलग होती है, एक्शन लेने की दिशा अलग होती है? आप देखेंगे तो अगर जब एनडीपीएस की बात आती है तो हर तरीके से हर जगह अपने हर स्टेट में, वैसे तो जनरली जो है अगर आपको पता चलता है तो आप सबसे पहले आप नियरेस्ट थाने में अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। लेकिन जब बात इस तरीके की अवैध तस्करी या इन चीजों की आती है तो इन चीजों के लिए स्टेट हर अपना पर्टिकुलर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना के रखा है जिसके तहत जो जांच की जाती है और जिसके तहत जो कार्रवाइयां की जाती है। जनरली अगर आप एक मतलब कॉमन सिटीजन की तरह बात करें कि अगर हमें किसी के बारे में पता चलता है कि ड्रग्स यूज कर रहे हैं तो हम अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में करते हैं और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ही उस चीज पे जो है क्या बोलते हैं कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ क्या ड्रग सेवन से जुड़े हुए भी कुछ कानून है, कुछ नियम है? जी, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, हमारे दर्शक है रामेश्वर वर्मा, वो जुड़ चुके हैं। सत्यम जी, पहले आप उनका सवाल सुन लीजिए। रामेश्वर जी, सवाल पूछिए अपना जल्दी से। हमारा सवाल ये है कि एक जमीन का मामला था 2011 में। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है रामेश्वर जी, सवाल पूछिए। हाँ, 2011 में मामला था, हाईकोर्ट का ऑर्डर था। उसमें ऑर्डर था कि पैमाइश करके कब्जा दखल कराया गया 466 का, और उस ऑर्डर में हम पार्टी भी नहीं थे। और एसडीएम ने उस ऑर्डर का कंप्लायंस करते हुए मेरी जमीन को में से 10 डिसमिल निकाल व्यक्ति को कब्जा करा दिया। और मेरा बैनामा 79 का है, 14 डिसमिल बैनामा था और 14 डिसमिल हम काबिज थे 79 से लेकर 2011 जुलाई तक। और मिसलेनियस दरखास्त पे कब्जा करा दिया, कहा कि हाई कोर्ट का डायरेक्शन था। तो हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने हमको कहा डिमार्केशन कराने के लिए डायरेक्शन दिया। तो डिमार्केशन हमने दाखिल किया एसडीएम कोर्ट में, तो उसने कहा कि आबादी वाला लैंड है, पैमाइश नहीं हो सकती है। तो हमारे वकील साहब कहे कि जब पैमाइश नहीं हो सकती तो आपने कब्जा दखल कैसे करा दिया है? आबादी वाले लैंड में है और आपने कब्जा दखल कैसे करा दिया? तो हमारा बात एसडीएम ने खारिज कर दिया, कहा कि आबादी वाला लैंड है, पैमाइश नहीं हो सकती है। हाँ, मैं गया कमिश्नर के वहाँ, कमिश्नर ने भी ऑर्डर कहा कि पूरे की पैमाइश हो सकती है लेकिन एक भाग की पैमाइश नहीं हो सकती है। तो फिर वो भी खारिज कर दिया। हम हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है और उसमें वो पक्ष अभी हाजिर नहीं हुआ है और 2 साल के करीब होने जा रहा है। सवाल क्या है आपका रामेश्वर जी? सवाल आप क्या पूछना चाहते हैं? सवाल हमारा यही है कि हमारे 79 का बैनामा था और 2011 में बिना डिमार्केशन की प्रक्रिया के ही कब्जा दखल करा दिया और कहा। ठीक है सत्यम जी। प्रियंका जी, पहले तो मैं ना सवाल समझ ही नहीं पाया, या तो आप थोड़ा सा रिपीट करते हैं, एक लाइन में इनका सवाल है। जी, उनका कहना यह है कि जो पैमाइश जमीन की अगर नहीं हुई है, खासतौर पे अगर वो आबादी वाले इलाके में है, पैमाइश नहीं हुई है तो फिर उस पर कब्जा कैसे करवाया गया है, इसी बाबत उनकी समस्या बनी हुई है। और वो हाईकोर्ट भी गए हैं, एसडीएम के पास भी गए हैं, लेकिन वहां से पूरी तरीके से खारिज हुआ है। तो अगर हाईकोर्ट से चीजें जो है खारिज हो गई है या मतलब पेंडिंग है? उन्होंने साफ तरीके का कि एसडीएम के लेवल पे शायद खारिज हो गया है। एसडीएम के लेवल पे खारिज हो गई तो इनके पास तो अभी अधिकार है जो है क्या बोलते हैं ऊपरी अपील करने का। ये उस बेस पे अपील करें क्योंकि आप किस बेस पे है, अभी एक्चुअल ग्राउंड क्या है, किस वजह से एसडीएम ने खारिज किया होगा, जरूर उससे कुछ ग्राउंड तो दिया होगा जो शायद रामेश्वर जी रामसेवक जी ने बताया नहीं, तो उस ग्राउंड को देख करके भी बताया जा सकता है कि क्यों खारिज किया है। ठीक है। और जब आबादी की जमीन होती है तो उसमें मोदी भी जो है गवर्नमेंट का अपना एक अधिकार क्षेत्र है, तो उसको किस तरीके से प्रयोग किया जाए।
ठीक है, चलिए बिल्कुल अब मुद्दे पर आते हैं। और मेरा सवाल ये था कि जब ड्रग सेवन की बात आती है तो क्या ड्रग सेवन को लेकर भी कुछ कानून बने हुए हैं? मैंने आपको बताया ना कि जब ड्रग सेवन की बात होती है तो बेसिकली ये जितने ड्रग्स मैंने अभी रिसेंटली आपको 5-6 ड्रग्स बताए, इनका सेवन एक तरीके से जो है टोटली बैन है। बस क्वांटिटी है, एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो वो सिर्फ आपकी बेल आपको जल्दी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, सिर्फ इससे एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अदरवाइज चाहे ओपीएम हो, चाहे कैनबिस हो, चाहे कोकीन हो, ये सारे इन सबका यूज एक तरीके से बैन है, पर्सनल यूज नहीं है बिना किसी, अगर आप जैसा आपने बोला कि मेडिकल हेल्प अगर नहीं हो तो ये मेडिकल प्रोवाइडेड हो तो वो अपने तरीके से देते हैं, ठीक है, तो आप पर्सनल यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं पर्सनल यूज करते हुए तो उसकी क्वांटिटी डिसाइड करती है कि आपका पनिशमेंट कितना होगा। जी, यानी कि सारा मसला क्वांटिटी को लेकर आता है कि वही डिसाइड करेगी कि वो जुर्म के दायरे में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्वांटिटी को लेकर के बहुत सारे बात छिड़े, बहुत सारे मतलब ये आप देखिए कि जब भी कोई एक नया केस आता है तो उससे सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है जब बेल डिसाइड किया जाता है। तो जब किसी का बेल डिसाइड किया जाता है तो उसका पहला फैक्टर आता है कि क्वांटिटी क्या है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि पर्पस क्या था, कॉमर्शियल पर्पस था कि पर्सनल पर्पस था। तो फिर एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाता है कि आपको अगर बेल दिया जाएगा तो क्या आप वापस यही काम तो नहीं करेंगे, इस तरीके की चीजें को डिसाइड करता है। तो क्वांटिटी मैटर करती है और पर्पस मैटर करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम सिंह राजपूत आपका इस सारी जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों को यहाँ पर एनडीपीएस से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अपील के साथ।